हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास होता है और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट कोशेंट। अभी हमने लास्ट क्लास में बुद्धि किया, इंटेलिजेंस किया और अभी हम लोग इंटेलिजेंस कोशेंट करेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे जो है मानसिक एज और रियल एज का प्रयोग करते हुए जो है हम लोग आईक्यू निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जो हम 4 बजे लेते हैं, इसमें अभी तक हमने चाइल्डहुड एंड कंटेम्प्रेरी कंप्लीट कर दिया है एंड हमारा लर्निंग एंड टीचिंग चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये बुद्धि लब्धि होता क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट। तो मैं ये थ्योरी में बुकीज लैंग्वेज में जाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, आईक्यू के द्वारा हम बच्चे का जो है एक्चुअली बुद्धि पता करते हैं कि उसका बुद्धि का जो लेवल है वो कहाँ तक है। इसमें हमें जो हेल्प करता है मानसिक एज, बच्चे का मानसिक एज और रियल एज हमें ये हेल्प करता है, जिससे हम निकालते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको स्टार्ट कैसे किया गया। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है ऑलरेडी कंफ्यूजन बना रहता है। अगर आपको क्वेश्चन में सुझाव के लिए बोलेगा कि सबसे पहले किसने जो है आईक्यू को यूज करने का सुझाव दिया था, तो उसमें आपको नाम देना है स्टर्न का और कुलमान का, जो कि 1912 में दिया गया था। अगर बोलेंगे कि इसका प्रयोग कब हुआ, तो 1916 में प्रयोग हुआ टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के बाद। तो ये दो चीज इसमें याद रखिएगा। और बुद्धि लब्धि तो हम सब जानते हैं, इससे हम बच्चे का या इंसान का जो है बुद्धि के बारे में पता करते हैं कि एक्चुअली बुद्धि का लेवल क्या है। एग्जैक्टली अगर हम बोले तो ये नहीं आता, यस अप्रोक्सीमेटली ये भी रहता है। किसी के भी बुद्धि के बारे में एग्जैक्टली पता करना डिफिकल्ट है, बट यस इससे थोड़ा सा अनुमान हम लगा सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा बुकीज लैंग्वेज देखते हैं। मानसिक आयु वास्तव में बुद्धि या मानसिक विकास की स्थिति का निरपेक्ष मान न होकर सापेक्ष मान है। मानसिक आयु की सहायता से बुद्धि के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए व्यक्ति की वास्तविक आयु के ज्ञान की आवश्यकता भी पड़ती है। इसमें दो चीजें जरूरी है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। उसी के बाद हम लोग निकाल पाते हैं क्या, आईक्यू, बुद्धि लब्धि। अब हम देखेंगे बुद्धि लब्धि व्यक्तियों या बालकों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला एक ऐसा निरपेक्ष मान है जिसकी सहायता से बालक या व्यक्ति के कुशाग्र, सामान्य या मंद बुद्धि होने का पता तो चलता ही है, साथ ही साथ उसका तुलना अन्य बालकों या व्यक्तियों से सरलता से की जा सकती है। तो इसमें हम ये पता कर सकते हैं बच्चा जो है इंटेलिजेंट है या फिर वीक है या फिर मंद बुद्धि है, इस तरह से। अब देखिए, अगर इंटेलिजेंट है तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको जो है एजुकेशन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको पढ़ाया जाएगा। अगर जो है वो थोड़ा सा वीक है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, मंद बुद्धि है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसका जो है फायदा हमें बच्चों को ट्रीट करने में, बच्चों को जो हैंडल करने में मिलता है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तिथिक आयु का अनुपात है, जिसमें दशमलव बिंदु हटाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो आईक्यू का फॉर्मूला ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू का फॉर्मूला ये क्या है, आईक्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु यानी मेंटल एज बाय वास्तविक आयु करेंट एज इंटू 100, इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, अभी देखिए कि यदि मानसिक आयु तिथिक आयु के बराबर होती है तो बुद्धि लब्धि 100 के बराबर होती है। मानसिक आयु के तिथिक आयु से अधिक होने पर गुणांक 100 से अधिक होता है। ये इस तरह से हम निकालते हैं। मान लीजिए कि बच्चे का मानसिक आयु जो है 8 है, ठीक है, और उसका रियल एज जो है अगर हम बता दें तो ये आप लोगों का 5 है। ठीक है, अब इसको हम इंटू 100 करेंगे, तो इंटू 100 अगर आप करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 800/5। कितना है, 800/5, तो ये कितना हो जाएगा, 160। सोचिए 160 कितना अच्छा ब्रिलियंट बच्चा होगा ना 160 का। तो ये इस तरह से हम जो है आईक्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में थोड़ा सा वही बताया गया है कि कब जो है आईक्यू ज़्यादा निकलता है, कब कम होता है, किसके ज़्यादा होने से किसके कम होने से।
तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने जो है मेंटल एज ज़्यादा लिया है और रियल एज कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा आया। समझ में आया आपको? अगर यही उल्टा हो जाए, 5 ये हो जाए और ये 8 साल का हो जाए तो ये उल्टा निकलेगा, राइट। ये हो जाएगा आपका 100 और ये 100 में 500/8 कितना आ जाएगा? 500/8 62 पॉइंट समथिंग। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बच्चा जो है वीक में चला जाएगा, मन बुद्धि में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है निकालते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये कैटेगरी आपको लर्न करना है। 130 से अधिक अगर बच्चे का IQ है तो वो बच्चा प्रतिभाशाली यानी जीनियस कहलाता है। 121 से 30 के बीच में है तो सुपीरियर है। अगर 111 से 120 के बीच में है तो तीव्र बुद्धि है। अगर 91 to 110 है तो यानी सामान्य बुद्धि है। देखिए 91 से 110 यानी सामान्य बुद्धि है। 81 to 90 है तो मंद बुद्धि है। अगर 71 to 80 है तो ये अल्प बुद्धि है और 71 से कम है तो जड़ बुद्धि, इम्बेसिल या मोनोन बोल सकते हैं, ये आपका कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको चार्ट याद करना है। अब हम आइए देखते हैं, ये अगर परीक्षण जो है, देखिए ये IQ का जो टेस्ट होता है 2 तरह से होता है। एक तो होता है आपका हम इंडिविजुअल तरीके से करते हैं और एक जो है हम ग्रुप में करते हैं। तो ये ग्रुप में जब हम परीक्षण करते हैं तो क्या असर होता है, और अगर हम जो है इसमें इंडिविजुअली करते हैं तो इसका क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या है। देखिए इन्हें एक समय में मात्र एक ही व्यक्ति पर प्रशासित किया जा सकता है। ऑफकोर्स व्यक्तिगत है तो एक ही व्यक्ति को लेंगे। इनमें क्या है कि एक साथ कई व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा सकता है। यह परीक्षण प्रायः मौखिक होता है, यह मौखिक परीक्षण है। यह परीक्षण प्रायः लिखित होता है। सामूहिक जो लेते हैं वो लिखित होता है और इंडिविजुअल लेते हैं वो मतलब प्रायः यानी मैक्सिमम टाइम जो है, मोस्ट ऑफ टाइम जो है ये और ओरल होता है। इस परीक्षण में समय अधिक लगता है और यह प्रायः 45 से 90 मिनट के अंदर पूर्ण हो जाता है। इन परीक्षण में आयु वर्ग व्यापक होता है। ये परीक्षण में विशेष आयु वर्ग के लिए होते हैं, जैसे कि 8 साल का बच्चा है तो 8 ही साल के बच्चे पे सभी 8 साल के ही बच्चे होने चाहिए, तभी तो निकलेगा ना। इसके प्रशासन के लिए निपुण एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। सामान्य व्यक्ति भी इनका प्रशासन अल्प प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कर सकता है। ये कम आयु के बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है। इनका प्रयोग छोटे बच्चों पर नहीं किया जा सकता। इन पर प्राप्त अंकों की गुणात्मक व्याख्या भी संभव है। इन पर प्राप्त अंकों की मानकों की सहायता से व्याख्या की जा सकती है। तो ये 7 डिफरेंशिएशन है बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप IQ परीक्षण, जो कि हमारा बुद्धि लब्धि का परीक्षण है। ओह माय गॉड, इधर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 8 है, प्रशासन में परीक्षणकर्ता और परीक्षार्थी के मध्य सीधा संपर्क होता है। सही है। यहाँ पर क्या है, इन्हें प्रशासन में उनके मध्य कोई संबंध नहीं होता। देखिए परीक्षणकर्ता यानी कि जो टेस्ट ले रहा है वो, और जिसके ऊपर टेस्ट लिया जा रहा है वो सीधा संपर्क यानी आमने सामने बैठ करके होता है, क्योंकि मौखिक है तो आमने सामने बैठ कर होगा। और ये जो है रिटेन होता है तो ये आमने सामने बैठ के नहीं होता है, तो इनका डायरेक्ट संबंध नहीं हो पाता है। यह अधिक व्यय साध्य है। यस बिल्कुल, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो इस खर्चीला है। ये थोड़े से पैसे में भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आमने सामने बैठने की जरूरत नहीं है। इसमें वस्तुनिष्ठता अपेक्षाकृत कम होती है, इसमें वस्तुनिष्ठता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें छात्र प्रायः घबराहट महसूस करते हैं, इसमें छात्र प्रायः प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसके निष्कर्ष में प्रामाणिकता और विश्वसनीयता ज़्यादा रहती है। इसके निष्कर्ष अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। इसका प्रयोग अशिक्षित एवं विकलांग बालकों पर भी किया जा सकता है, इसका प्रयोग छोटे बालकों पर नहीं किया जा सकता। सामूहिक बुद्धि की जानकारी नहीं मिलती है और इसमें सामूहिक बुद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें प्रशासन विधि में प्रश्न व समस्याओं के क्रम व स्वरूप में आवश्यकता अनुसार कुछ बदलाव लाया जा सकता है। इसमें प्रशासन विधि में बदलाव संभव नहीं होता है। अब ये कंप्लीट हुआ। टोटल 15 पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स इनफ होता है, 10 पॉइंट्स कर लेंगे तो भी सही है।
अब हम देखेंगे बुद्धि परीक्षणों के उपयोग। एक्चुअली में ये जो हम इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं इसका क्या उपयोग है, क्या जरूरी है इसको लेना। तो जैसे मैं अभी आपको बता भी रही थी कि हम जब बुद्धि परीक्षण करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत इजी हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस बच्चे का लेवल क्या है। ऐसे तो हम ऐसे भी उसको ऑब्जर्व करके भी अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ठोस रूप से जो है हमें बुद्धि परीक्षण के बाद पता चल जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा जो है प्रतिभाशाली जीनियस की कैटेगरी में है, तो इसको इस तरह से पढ़ाना है, इसके लिए करिकुलम दूसरा होगा। अब जैसे मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए पता चल गया अच्छा इसका मंद बुद्धि है तो इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। फिर इसी तरह से हमें जो है एग्जैक्टली पता चल जाता है हर बच्चे के बारे में, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है तैयारी कर पाते हैं उसको पढ़ाने में, राइट। तो पहला तो सबसे पहला उपयोग शैक्षिक उपयोग होगा भाई, एजुकेशनल यूज, जो मैं अभी आपको बता भी रही थी। हमें बच्चों को हैंडल करने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलता है। संभवतः बुद्धि परीक्षणों का सर्वाधिक उपयोग शैक्षिक क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों की सफलता का पूर्व कथन, उनके समायोजन करने तथा उन्हें सफलता के नवीन आयाम प्रदान करने के लिए शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकगण व प्रधानाचार्य और शिक्षा शास्त्री, प्रशासक वर्ग, अनुसंधानकर्ता बुद्धि परीक्षणों का व्यापक ढंग से उपयोग करते हैं। एक्चुअली में ये हमारे लिए ही यूज होता है। टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, जो भी शिक्षा शास्त्री है, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उनको इस बारे में बहुत हेल्प मिलता है। छात्रों को प्रवेश देने के लिए, पाठ्य विषयों के चयन के लिए, छात्रों का वर्गीकरण के लिए, आप देखिए अब छात्रों का, स्टूडेंट का क्या है, उनका सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने में हेल्प मिल जाता है। फिर उसके बाद से उनको हमको कैटेगराइज करने में, हम अगर हमें पता है भाई ये तो क्या बोलते हैं जीनियस बच्चा है तो इसको हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जीनियस वाले में। ये मंद बुद्धि बच्चा है तो मंद बुद्धि वाले कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग उसको करिकुलम बना करके उसको हम पढ़ाएंगे, तो ये चीज़ें का तो फर्क पड़ता है, राइट। तो ये है हम बोल सकते हैं शैक्षिक उपयोग। दूसरा देखें तो कोर्सों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज। अब ये भी हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कोर्सों का चुनाव बुद्धि परीक्षण ही बन सकते हैं। कई विषयों में बुद्धि के उच्च स्तर की आवश्यकता रहती है और कई विषयों में निम्न स्तर की, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कोर्स का चुनाव होता है। स्कूल के विद्यार्थियों का चुनाव, अच्छे स्कूल में सदा ही दाखिले का जोर होता है। जितने भी विद्यार्थी प्रवेश पत्र देते हैं दाखिल नहीं किए जा सकते तो बुद्धि परीक्षण ही इस कठिनाई का हल कर सकता है। तीसरा है विद्यार्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स। ऑफ कोर्स बुद्धि परीक्षण के आधार पर कई समूह बनाए जाते हैं। कई बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, कई औसत में और कोई मंद बुद्धि, तो हम ये कैटेगराइज करते हैं उनको, राइट। एक जैसा बुद्धि अंक रखने वाले बच्चों को एक श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार उन्नति प्राप्त होती है और शिक्षा की हानि नहीं होती। प्रॉपर वे में सभी स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि नॉलेज मिलता है, उन लोगों को उनके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन मिलता है। भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थियों का पता लगाना, बुद्धि परीक्षण की सहायता से मेधावी बच्चों का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ पिछड़ेपन, कदाचार, समस्यापूर्ण व्यवहार के कारण मालूम किए जा सकते हैं और उन्हें परिस्थितियों के अनुसार ढालने में सहायता दी जा सकती है। तो ये जो है हेल्प होता है हमें बुद्धि परीक्षण से। फिर हमारा 5th नंबर है छात्रवृत्तियां, अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। उचित तथा अधिकारी बच्चों को बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जा सकती है। अब जैसे हमने IQ का टेस्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि ये बच्चा जो है जीनियस की कैटेगरी में है और फाइनेंशियली उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर हम इस बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि ये बच्चा जो है आगे अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें उस टाइम में जो है हम ऐसे बच्चों को अप्रिसिएट करते हैं, उनको जो है स्कॉलरशिप देते हैं और फिर उनका जो है पढ़ाई का खर्चा वो गवर्नमेंट उठाती है या कोई संस्था उठाती है और फिर उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो पाती है। तो स्कॉलरशिप देना, अवार्ड देना, इसमें जो है हमें बुद्धि परीक्षण हेल्प करता है। भारत सरकार कुछ विद्यार्थियों को चुनकर छात्रवृत्तियां देती है ताकि वो प्राप्ति परीक्षणों या बुद्धि परीक्षणों के आधार पर पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सके। विद्यार्थियों की पदोन्नति, प्रमोशन ऑफ पीपल्स। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे मिल जाते हैं तो उनका हम जो है अगले क्लास में, अगली श्रेणी में जो है प्रमोशन कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं कि जिनका 130 140 है उनको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे 160 अभी आ गया था वैसे बच्चों को, ठीक है, वो तो इंटेलिजेंट होते ही हैं बहुत ज़्यादा ना। सफलता की भविष्यवाणी,
प्रिडिक्शन ऑफ सक्सेस, बुद्धि परीक्षणों द्वारा भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑफ कोर्स कोई भी कर सकता है। आईक्यू अगर किसी बच्चे का अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा तेज है तो हम तो करते ही हैं कि भाई हाँ ये तो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो ये इसका जो है प्रिडिक्शन ये नॉर्मल बात हो जाती है और नॉर्मल लोग भी इसका प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो ये आपके जो है 7 बोल सकते हैं कि उपयोग, जो 7 पॉइंट्स हैं बुद्धि परीक्षण के उपयोग जब इंटेलिजेंस टेस्ट जो हम लेते हैं वो हमें जो है हेल्प करता है बच्चों को अच्छे से एंड प्रॉपर वे में जो है एजुकेशन देने में, जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उनको मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर, और ये आपका बुद्धि परीक्षण का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये रहे आपका आज का क्लास। इंग्लिश में देख लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। तो ये आप लोगों का इंग्लिश का है। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला जरूर जरूर याद रखिएगा। आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA क्या है? मेंटल एज, और CA क्या है? करेंट एज। तो इसलिए आईक्यू शॉर्ट फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट एंड ये सब लिखा हुआ है। फिर है मेजरिंग ऑफ आईक्यू, किस तरह से इसको मेजर किया जाता है। पर्सनल इंटेलिजेंस को कैसे ये हेल्प करता है। ठीक है, इट काउंटर्स कॉग्निटिव एजिंग, किस तरह से हेल्प करता है। इट ओवरकम्स अटेंशन डिसऑर्डर। फिर है हमें जब हम परीक्षण करते हैं तो उससे अगर हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। पिकअप और न्यू कॉन्सेप्ट फास्टर, जो इसकी वजह से जो हमें पता चल जाता है कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो नए नए कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है हम उनके लिए उनका जो है करिकुलम बना करके लाते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का क्लास जो हमारे बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड था। इसका नोट्स बना लीजिएगा। स्पेशली मैं बोलूँगी कि आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरह से जो है हम आईक्यू निकालते हैं, कुछ मैथ्स ले करके खुद से। वैसे फॉर्मूला याद रहेगा तो पुट करना रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। चलिए फिर मिलूँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।